बच्चों अभी हम देखते हैं पेज नंबर 123 पे, ठीक है, पेज 123 पे एग्जाम्पल 6, पेज 123 पे एग्जाम्पल 6, ठीक है। सो ये क्या बोलता है, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच, ठीक है। शॉपकीपर 200 बल्ब्स ले रहा है 10 रुपए ईच, मतलब एक 10 रुपए का है। 5 बल्ब्स वर फ्यूज, 5 बल्ब्स खराब हो गए और जो बाकी हैं वो उसको द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच, बाकी 12 रुपए में बेचने पड़े। फाइंड गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। सो देखो शॉपकीपर ने कितने बल्ब्स खरीदे, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 200, ठीक है। सो एक बल्ब का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बल्ब है ₹10, कॉस्ट ऑफ वन बल्ब है ₹10, ठीक है। अब यहाँ देखो, सो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस देखो 200 बल्ब हैं, 200 बल्ब खरीदे और ईच एक बल्ब की कीमत 10 रुपए है। सो 200 मल्टीप्लाई 10, 200 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 2000 रुपीज, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 2000 रुपीज, ठीक है। अच्छा तो ये आपका सीपी निकला। अच्छा अब क्या बोल रहा है, 5 बल्ब्स फ्यूज हो गए, 5 बल्ब्स फ्यूज, ठीक है। सो 200 में से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, 5 बल्ब फ्यूज हुए 200 में से। सो 200 माइनस 5, सो 200 माइनस 5 क्या आएगा 195, ठीक है। सो 195 बल्ब्स हुए, तो 195 बल्ब्स हुए। सो 195 बल्ब हुए। अब क्या बोल रहा है कि ये जो बल्ब्स है रिमेनिंग मतलब बाकी के बल्ब इसने कितने में बेचे, बाकी के बल्ब इसने 12 रुपए में बेचे, ठीक है। सो बाकी के बल्ब 12 रुपए में बेचे, सो 12 रुपए, तो एसपी क्या हुआ बेचना, सोल्ड मतलब एसपी बेचना। सो एसपी इज इक्वल टू 195 इंटू 12, ठीक है। सो 195 को 12 से करते हैं, सो 195 इंटू 12, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 19, 2 1 जा 2 + 1 3, ठीक है। सो 0 5 + 9 14, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 1 + 1 2, सो 2340, ठीक है। सो क्या है आपका आंसर 2340 आया। सो एसपी क्या आया ₹2340, ठीक है। अच्छा अब क्या है, तो देखो आपका जो एसपी है 2340 है, किससे बड़ा है, सीपी से, 2000 से बड़ा है ना। सो क्या लिखोगे, एसपी ग्रेटर देन सीपी, मतलब एसपी बड़ा है। तो मैंने आपको रूल्स लिखाए थे कल, मैंने आपको कहा था रूल्स 2 बार ही लिखना। तो देखो जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से, ये मैंने रूल्स निकाले जो मैंने कल लिखाए थे, ठीक है, मेरे कल वाले रूल्स हैं। सो मैंने आपको लिखाया था जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो क्या होता है प्रॉफिट, तो क्या होगा प्रॉफिट। सो अच्छा इसके बाद देखो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी लिखाया था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मैं ये और ये लगाऊंगी, ठीक है। सो तो क्या होगा, सो प्रॉफिट है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, फाइंड द गेन, प्रॉफिट और गेन एक ही होता है, ठीक है, गेन बोलो प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। सो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। सो एसपी क्या है आपका, एसपी है 2340, ठीक है। सो एसपी है 2340 माइनस सीपी क्या है, सीपी है 2000, ठीक है। सो 2340 में से 2000 गया तो कितना बचा
सो 2340 में से 2000 गया तो सिंपल 340 बचा। ठीक है, इसमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2340 में से ओनली 2000 गया तो 340 बचेगा। सो रुपीज़ 340। ठीक है, रुपीज़ 340। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो प्रॉफिट या गेन परसेंट। ठीक है, सो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन या प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, आप प्रॉफिट बोलो गेन बोलो एक ही बात है। ठीक है, सो गेन कितना आया आपका, गेन या प्रॉफिट 340 आया। सो 340 सीपी कितना है आपका 2000 इंटू 100%। ठीक है, सो जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 34 को 2 से डिवाइड करेंगे। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 बचा, 2 7 जा 14। सो 17% बचा। सो गेन परसेंट इज इक्वल टू 17%। ठीक है, सो गेन कितना आया आपका 17% आया। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 हुआ और ये बहुत ही एक सिंपल सा सम था। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। ठीक है, सो आपका एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 6 में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले सीपी निकाला, एसपी निकाला, प्रॉफिट कर दिया और प्रॉफिट परसेंट आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 देखो, मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। ठीक है, मीनू ने 2 फैंस खरीदे और 1200 उनकी कॉस्ट थी। शी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 5%। एक पेन बेचा तो उसको 5% लॉस हुआ और दूसरा बेचा तो उसको जो है उसको 10% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। दोनों पेन्स का सेलिंग प्राइस फाइंड करो। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। आप टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस भी निकालो और दोनों का हमें सेलिंग प्राइस भी निकाल के दो। ठीक है, सो आप कैसे करोगे, तो देखो 2 फैन है तो सीपी ऑफ फैन 1 1200, सीपी ऑफ फैन 2 1200। फिर लॉस फैन 1 5%, प्रॉफिट फैन 2 10%। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी निकालना है ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग से निकालना है, फिर दोनों का टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस। ठीक है, सो इस सम में बहुत सारा है हमको करने के लिए, तो हम स्टार्ट लेते हैं बच्चों। अब हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं पेज 123 से। ठीक है, पेज है 123 और हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, मीनू बॉट 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। ठीक है, मीनू को 2 फैंस मिले 1200 रुपए के। ठीक है, सो आंसर CP1 ₹1200, CP2 ₹1200। ठीक है, सो और शी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है, सो 5% लॉस पे एक पेन बेचा और 10% प्रॉफिट पे दूसरा पेन। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको SP1 और मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, सो देखो परसेंट है ना, तो परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो परसेंट को नंबर में कन्वर्ट। सो यहाँ देखो लॉस परसेंट, फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। ऐसा है ना फॉर्मूला। सो लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 5, लॉस आपको फाइंड करना है, CP कितना दिया हुआ है 1200 और इंटू 100। ठीक है, सो यहाँ देखो जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल। ठीक है, सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू लॉस अपॉन 12। ठीक है, अब 12 सामने मल्टीप्लाई में जाएगा। सो देयरफॉर 5 इंटू 12 इज इक्वल टू लॉस। सो देयरफॉर 5 12 जा या 12 5 जा 60।
ठीक है। सो लॉस इज इक्वल टू 60, सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 60 रुपीज़, ठीक है। सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू ₹60। अच्छा, अब यहाँ देखो ये प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट परसेंट कैसे करोगे? सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। सो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 10%। प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। CP क्या है? 1200 इंटू 100, ठीक है। फिर से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। सो देयरफॉर 12 ऊपर गया, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। सो 10 12 जा 120 प्रॉफिट। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹120, ठीक है। सो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। अच्छा, लॉस प्रॉफिट थोड़ा नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। अब देखो, आपको पता होगा, आपको क्या पता है? तो देखो, आपको एक चीज पता होगी कि कभी भी देखो, अगर लॉस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। लॉस का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ये आपको पता होगा, ठीक है, छोटे स्टैंडर्ड्स में आ चुका है। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर लॉस हो और मुझे SP फाइंड करना है तो SP का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो, माइनस SP उधर जाएगा, लॉस इधर आएगा, तो SP इज इक्वल टू CP प्लस लॉस। ये फॉर्मूला लॉस के लिए बनेगा। SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। सो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, ठीक है। SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे SP निकालना है, ठीक है, ये SP निकालना है, तो क्या करेंगे? सो ये माइनस CP उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस CP, ठीक है। सो देयरफॉर ये माइनस CP इधर जाएगा तो प्लस CP, सो CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो माइनस CP इधर जाएगा तो प्लस CP, सो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। Therefore, SP is equal to CP plus profit. ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे। तो मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला कैसे है, ठीक है। अगर लॉस हो तो फॉर्मूला क्या बनेगी? SP की SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट हो तो फॉर्मूला क्या बनेगी? SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला लगा दो। सो देखो, यहाँ पे लॉस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सो लॉस के लिए फॉर्मूला SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, ठीक है। सो CP क्या दिया हुआ है? CP दिया हुआ है 1200, लॉस है 60 रुपीज़। 1200 में से 60 गए तो 1140, ठीक है। आप माइनस करके देख लो, 1140 आएगा। सो 1140 रुपीज़। तो ये आया आपका SP। तो एक्चुअली ये SP1 है, मतलब फैन 1, एक फैन का प्राइस है, ठीक है। सो ये SP1, ठीक है। तो आपका SP1 क्या आया? 1140 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, प्रॉफिट 120 है, ठीक है। सो प्रॉफिट 120 है, सो SP2 इज इक्वल टू CP2 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो CP2 क्या है? 1200 है, प्रॉफिट क्या है? 120 है, ठीक है। सो 1200 और 120 कितना होगा? 1320, ठीक है। सो ₹1320। सो SP2 क्या हुआ? ₹1320। तो देखो, ये है आपका SP1 और ये है आपका SP2, ठीक है। सो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल SP। और वैसे ही अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा है इन्होंने? देखो, पहले पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, कि दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड करो। ईच मतलब अलग अलग, तो दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड किया। सो यहाँ देखो, ये आपने इसका सेलिंग प्राइस फाइंड किया, इसका भी सेलिंग प्राइस फाइंड किया, ठीक है।
सो आपने दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया। तो ये एक चीज तो आपने कर ली, ठीक है, एक चीज इसने मांगी थी फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, वो आपने कर लिया, सही है। अब क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालो, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कैसे निकालोगे आप, तो सिंपली CP1 प्लस CP2 कर दो तो टोटल CP मिलेगा, SP1 प्लस SP2 करो तो टोटल SP मिलेगा, ठीक है। सो सिंपली प्लस कर दो। सो टोटल CP इज इक्वल टू CP1 प्लस CP2, ठीक है। CP1 प्लस CP2, CP1 क्या है ₹1200, CP2 क्या है ₹1200। सो 1200 प्लस 1200 क्या है 2400, ठीक है। सो टोटल CP क्या हुआ 2400, ठीक है। अच्छा, अब अगर टोटल SP निकालना हो तो टोटल SP, सो टोटल SP क्या है, तो यहाँ देखो SP1 प्लस SP2, ठीक है। सो टोटल SP है SP1 प्लस SP2। तो SP1 क्या है, SP1 है आपका ₹1140, SP2 क्या है आपका ₹1320, ठीक है। अब दोनों को प्लस करो, 1140 और 1320 को प्लस करेंगे। सो 1140 और 1320 को प्लस किया, 0, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, सो 2460, सो 2460 आया आपका टोटल SP, ठीक है, 2460 आया। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको टोटल CP भी मिला, आपको टोटल SP मिल गया। अब आप क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो अब देखो कौन बड़ा है, CP बड़ा है कि SP बड़ा है। सो कॉमन सेंस है, 2400 है, ये 2460 है, तो कौन बड़ा है, SP ही बड़ा है, ठीक है। सो टोटल SP ग्रेटर देन टोटल CP, ठीक है। सो अगर टोटल SP टोटल CP से बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है ना SP CP से, सो प्रॉफिट। तो अब क्या बोल रहा है, कितना प्रॉफिट, फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट लॉस। सो क्या है फॉर्मूला प्रॉफिट की, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो आगे टोटल टोटल लगा दो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, अलग 2-3 चीजें मांगी हैं सब में, ठीक है। सो ये टोटल प्रॉफिट, टोटल SP, टोटल CP। सो टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल SP क्या है, टोटल TSP मतलब टोटल SP, ठीक है। सो SP क्या है 2460, टोटल CP क्या है 2400, ठीक है। सो 2400, सो 2460 माइनस 2400, सो 0 6 में से 0 गए 6 और 0 0, तो ₹60, ठीक है। सो ₹60 हुआ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। सो ये हुआ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। सो ये है CP, ये है SP और आपने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट। आपको यही फाइंड करना था कि प्रॉफिट निकालो, ठीक है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मे बी आपको थोड़ा सर दर्द लग रहा होगा कि क्या क्या पूछ रहे हैं। मीनू ने 2 फैन खरीदे, ठीक है, 2 फैन खरीदे, दोनों का CP 1200 है। एक फैन बेचने में उसको लॉस हुआ, एक फैन बेचने में प्रॉफिट हुआ। आपको बोला कि भाई दोनों का SP निकालो, आपने SP निकाला, फिर बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट, भाई साथ में क्या होगा, साथ में निकालो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे वैरायटी में पूछ रहा है, तो आपने उसने वैरायटी में पूछा है तो आप आंसर भी ऐसे कर रहे हो। आपने पहले SP1 निकाला अलग से, SP2 निकाला, फिर उसने कहा आप टोटल, तो आपने क्या किया, CP1 CP2 कर दिया तो उसका टोटल हो गया, SP1 SP2 किया तो उसका टोटल ये रहा, ठीक है। सो ये आपने बस टोटल कर दिया, फिर टोटल को कंपेयर किया, बड़ा कौन, सो बड़ा SP, सो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ। सो दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। इट वाज एन इजी सम, मतलब थोड़ा सा लेंथी था बट कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। आप उसको 1-2 बार रिवाइंड करके देखोगे, आपको आइडिया ज्यादा आएगी, ठीक है बच्चों। अभी देखो एक नया टॉपिक आपके लिए, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स
जिसको शॉर्ट में एसटी बोलते हैं, और वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलते हैं, वैट। ठीक है, सेल्स टैक्स मतलब एसटी, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट। ठीक है, सो सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स का मतलब, सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जो दुकानदार आपसे लेते हैं, जैसे कि मतलब किसी, उसको गवर्नमेंट को देना होता है। सेल्स टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे कि किसी का प्राइस, किसी चीज का प्राइस है ₹20, सपोज किसी चीज का प्राइस ₹20 है। ठीक है, फिर मतलब जो दुकानदार है उस पर 5% टैक्स लगाएगा, सेल्स टैक्स। आप देखोगे मॉल्स में, शोरूम्स में ऐसे ऊपर से लगता है, आप देखते हो ना। आप एमआरपी पे कोई चीज लेते हो और फिर आप जब निकलते हो तो टैक्स लग लग के प्राइस ही बढ़ जाता है। ठीक है, सो क्या होगा फिर? यहाँ देखो, सो रुपीज, सपोज आपने 20 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, और आप पे 5% एसटी मतलब सेल्स टैक्स लगा। सेल्स टैक्स क्या होता है? दुकानदार आपकी चीज की खरीदी करने पर लगाता है। जैसे आपने खरीदी की 20 रुपए की, तो दुकानदार ये टैक्स आपसे ही लेगा, मतलब प्लस 5% इस चीज पे 5% लगा के वो आपसे लेगा, और ये 5% इस दुकानदार को किसको देने होते हैं? गवर्नमेंट को। सेल्स टैक्स किसको देने होते हैं? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो किसी चीज का कॉस्ट 20 रुपए था, दुकानदार ने 5% एसटी, फिर तो ये सीपी था और ये सेल्स टैक्स था। ठीक है, सो सेल्स टैक्स है 5% है, सो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ सीपी। सो सेल्स टैक्स किस पे लगाया है? सीपी पे। सो 5% ऑफ सीपी का मतलब 20। ठीक है, सो परसेंट है, परसेंट को किसमें कन्वर्ट करना है? नंबर में। सो 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5, 2 जा 0 का 0, 21 जा 21 जा। ठीक है, सो कितना लगा दुकानदार को टैक्स? 1 रुपया लग, मतलब 1 रुपया टैक्स है। ठीक है, कितना है? 1 रुपया। सो ये टोटल सीपी आपको मतलब कितना देना पड़ेगा? आपको टोटल सीपी कितना आपको देना पड़ेगा कॉस्ट? सो सीपी प्लस टैक्स, सीपी प्लस सेल्स टैक्स। तो क्या करोगे? सीपी कितना है? 20, सेल्स टैक्स 1 है, मतलब आपको 20 रुपए की चीज 21 रुपए में दुकानदार बेचेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया उसको टैक्स सरकार को देना है। ठीक है, तो हमेशा जो सेल्स टैक्स होता है ना, वो दुकानदार फिर मतलब आप चीज पसंद कर लेते हो फिर उस पे ऐड करता है। ठीक है, मतलब वो वाला वो हिस्सा, इसको ये 1 रुपया किसको देना है? सरकार को, गवर्नमेंट को। पर आपको भरना कितना पड़ेगा? 21। ठीक है, आपको कितना भरना पड़ेगा? 21। वैसे 20 भरते, पर सेल्स टैक्स लग गया तो 21। सो कई लोग इन चीज़ों से बचने के लिए चोरी भी करते हैं, टैक्स की चोरी भी करते हैं। तो कई लोग दुकानदारों को मना करते हैं भाई बिल नहीं बनाना, ठीक है, ताकि वो 1 रुपया ये बचा पाए। मतलब दुकानदार को 20 रुपये में ही, मतलब वो आदमी को 20 रुपये में ही मिल जाए वो चीज़। ठीक है, तो वो 1 रुपया सरकार को देने से बच जाए। अच्छा, अब फिर है ये वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये वैट लेटेस्ट चीज़ है जो सरकार ने लाई है। इसमें क्या होता है? सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट ऑलरेडी चीज़ों पे टैक्स लगा के ही बेचती है। ठीक है, ये जफा ही नहीं कि भाई कस्टमर खरीदे फिर दुकानदार परसेंटेज लगाए फिर आपसे ले, ऐसा नहीं, सीधा चीज़ पे लगा ही दो। ठीक है, मतलब चीज़ मतलब एमआरपी में टैक्स इंक्लूडेड ही आता है, मतलब टैक्स मिला हुआ आता है। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ 30 रुपीज़ की खरीदी, तो मैं कह रही हूँ ये वैल्यू एडेड टैक्स के साथ है, मतलब ये 30 रुपये आपने दिए ही दिए। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स के साथ है, वैट, शॉर्ट में वैट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर 10% वैट लगा। ये जो आपने 30 रुपये की चीज़ खरीदी ना, उसमें 10% वैट लगाया गया। अब मैंने क्या बोला? ये वैट अंदर लगा ही होता है, इंक्लूडेड ही होता है कॉस्ट प्राइस में, मतलब आप जो देते हो ना पहले लगा ही होता है, दुकानदार कैलकुलेट नहीं करता है। पर आप मुझे बताओ
कि ये वैट लगा 10% वैट लगा इस चीज़ के, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या होगा इस चीज़ का। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा इस चीज़ का। ठीक है, ये देखो 30 रुपीज़ है, ये ₹30 है और उस पर 10% वैट लगा, तो ये तो आपने भर दिया। ठीक है, आपने दुकानदार को दे दिया, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज़ पे 10% वैट था। ठीक है, इस चीज़ पे क्या था, 10% वैट था। ठीक है, तो बताओ कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो कैसे फाइंड करोगे ओरिजिनल प्राइस। सो देखो 30, लेट द ओरिजिनल प्राइस भी ₹X, ओरिजिनल प्राइस भी ₹X, X है। ठीक है, सो कैसे लिखोगे। सो 30 इज इक्वल टू X प्लस 10% ऑफ X। ठीक है, X प्लस 10% ऑफ, सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू X प्लस 10% है तो परसेंट है अपॉन 100, सो 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई X। ठीक है, सो 0 के साथ 0 कैंसिल, सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू X प्लस 1/10 इंटू X। ठीक है, सो 30 इज इक्वल टू X प्लस 1x जा X/10, सो X/10। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम आपने मेरे ख्याल से 6th में 7th में अच्छे से सीखी है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू X 10 जा 10x प्लस X/10, सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 11x/10। तो X क्या आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा 11 नीचे, सो देयरफॉर 30 इंटू 10/11 इज इक्वल टू X। 30 10 जा 300/11, देयरफॉर 300/11 इज इक्वल टू X। ठीक है, अभी X 300 को 11 से करो डिवाइड, तो कैसे डिवाइड करोगे 300 को 11 से। सो यहाँ देखो 11 300, सो 11 2 जा 22, 8 बचा 0 नीचे उतारो, 11 7 जा 77, 3 बचा 0.0, 11 2 जा 22, सो 27.2 आया। सो क्या आया 27.2। तो X क्या आया, X इज इक्वल टू ₹27.2। तो मतलब पहले ये इस वस्तु की कीमत क्या थी, 27.2 थी। ठीक है, पर सरकार ने आपको बेची क्या है, टैक्स लगा के ही बेची है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब ऐड करके ही बेची है सरकार ने, तो आपको 30 रुपये देने पड़े। एक्चुअली उस चीज़ की वैल्यू क्या है 27.2, समझे आप। ई सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स जो दुकानदार आप पे लगाता है। चीज़ का प्राइस आप जब पढ़ते हो, आप जब खरीदने जाते हो पढ़ते हो तो प्राइस ये होता है, पर फिर बिल क्या निकलता है, बिल दुकानदार इसका निकाल के दे देता है। क्यों, क्योंकि 1 रुपया वो सेल्स टैक्स लगाता है। ठीक है, और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, आप जब लेते हो वस्तु, आप पसंद करते हो तो ऑलरेडी वो 30 रुपये की ही दिखती है आपको, मतलब वो लगाया होता है, अंदर ही होता है, दुकानदार आपसे अलग नहीं मांग सकता है। आप दुकानदार से पूछ सकते हो कि कितना वैट लगाया। ठीक है, वैट तो आप वो कहेगा 10%, आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, भाई 27.2 थी, सरकार इतना लेके गई। ठीक है, सो सेल्स टैक्स मतलब दुकानदार लगाता है फिर सरकार को देता है। और वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है लगा हुआ ही आता है, एडेड। ठीक है, सो ये 2 टैक्स हैं, तो इन 2 टैक्स पे अभी हम सम्स देखते हैं। ये खाली आपको समझाने के लिए था, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा किया था। ठीक है, अब मैं इनसे रिलेटेड सम्स कराती हूँ। बच्चों अभी यहाँ देखो, ये वाला सम देखते हैं। एग्जाम्पल 8 आपकी एनसीईआरटी पेज 124 पे क्या बोल रहा है ये सम। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450। सो आंसर, कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹450 है रोलर स्केट्स का। क्या बोल रहा है, सेल्स टैक्स कितना लगाया है, सेल्स टैक्स लगाया है, सेल्स टैक्स इन रोलर स्केट पे लगाया है 5%। तो बताओ उस आदमी का बिल अमाउंट कितना निकलेगा। सो बिल अमाउंट क्या निकलेगा, तो अब ये मैंने समझाया था, अभी मैंने 20 रुपये लेके समझाया था, देखो कुछ ऐसे अभी समझाया। ठीक है, मैंने एक छोटी डिजिट में इसलिए समझाया था। तो पहले क्या करोगे, सेल्स टैक्स निकालोगे 5% ऑफ सीपी। ठीक है, सो 5% ऑफ सीपी प्लस कर दोगे। ठीक है, तो एस टी इज इक्वल टू
सेल्स टैक्स, ठीक है, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ CP। 5% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई CP मतलब 450। सो परसेंट को नंबर में करेंगे, सो 5/100, ठीक है। सो 450 हुआ, 0 के साथ 0 कैंसिल, फिर 5 1 जा 5 2 जा, कट शॉर्ट करेंगे, सो 45/2। 45/2 क्या होता है, सो 45/2 करेंगे, डिवाइड करना है, ठीक है। सो 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या बचा, फिर 5 बचा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 22.5 रुपीज़, ठीक है। सो ST क्या आया, ₹22.5, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट, उस आदमी को कितना बिल भरना पड़ेगा, सो बिल अमाउंट इज इक्वल टू, कितना आदमी को बिल भरना पड़ेगा, बिल अमाउंट इज इक्वल टू CP प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है, CP प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है। सो CP कितना है, CP दिया हुआ है 450 दिया हुआ है। सो 450 प्लस 22.5, तो दोनों को प्लस कर दो, 450 प्लस 22.5। सो यहाँ देखो 0.5 है, 0 + 2 2 होगा, 5 + 2 7, 4 का 4, सो 472.5। सो आंसर क्या आया, 472.5 रुपीज़, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका बिल अमाउंट, मतलब इतना आपको बिल निकाल के देगा। आपका मतलब कॉस्ट ये था, स्केट्स पे कॉस्ट 450 लिखा हुआ है, पर दुकानदार आपको बिल कितना निकाल के दे देगा, 472.5 रुपीज़ का, ठीक है। सो ये था आपका एग्जाम्पल 8। बच्चों अभी एग्जाम्पल 9 देखो। एग्जाम्पल 9 है, वहीदा बॉट एन एयर कूलर। वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा फॉर ₹3300, ठीक है, 3300 में एयर कूलर खरीदा, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, मतलब 10% टैक्स साथ में आया। फाइंड द प्राइस of the air cooler before VAT was added। So आंसर देखो, वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा ₹3300 में, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस क्या है, 3300, और बोल रहा है 10% इसमें वैट ऑलरेडी आ गया, ठीक है। वैट कितना है, 10%, ठीक है। सो कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर, मतलब वैट नहीं ऐड हुआ था, तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। तो मैंने आपको ये अभी अभी सिखाया, आप कभी ऐसा दिया हो तो मैंने आपको छोटी छोटी वैल्यूज लेके सिखाया अभी अभी। सो देखो इस तरह से कभी भी आपको ऐसे फाइंड करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। कैसे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी X, तो यहाँ जो पहले वाली मतलब जो प्राइस दी हुई है वो इज इक्वल टू X प्लस 10% ऑफ X, ठीक है। सो क्या लिखोगे, तो ओरिजिनल प्राइस, लेट ओरिजिनल प्राइस बी X, ठीक है। सपोज ओरिजिनल प्राइस X है, सो ओरिजिनल प्राइस तो फाइंड करनी है, ठीक है। सो ओरिजिनल प्राइस, तो देयरफॉर आपको क्या दिया हुआ है, बॉट, तो CP ये जो दिया हुआ है, ठीक है, 3300। सो CP इज इक्वल टू X प्लस 10% ऑफ X, मतलब ओरिजिनल प्राइस प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। सो CP क्या दिया हुआ है, 3300, X प्लस 10% दिया हुआ है ना, किसका 10% है, X का। X क्या है, ओरिजिनल प्राइस, सो मल्टीप्लाई X। सो देयरफॉर 3300, थोड़ा सोच के देखो, मतलब ये चीज़ें आपको ऐसे अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, पर ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वो आपको कह रहा है आपने 3300 एक कूलर के दिए हैं, अब आपको कह रहा है सरकार ने आपको 10% डाल के दिया है। अब आपको मन हुआ मैं निकालूं कि भाई पहले इसकी प्राइस क्या थी,
तो आपने ये मेथड यूज़ किया। क्या मेथड यूज़ किया भाई, सपोज प्राइस एक्स थी, सपोज पहले जब ये कूलर बना होगा उसकी प्राइस एक्स थी, तो सरकार ने उस पर कितने प्लस लगा दिया, 10% सरकार ने खुद का लगा दिया। तो 10% किस पे लगाया, इस एक्स पे, इस प्राइस पे लगाया। ठीक है, तो जब ये सब होगा तो ही तो आपका सीपी बना ना, तो ही तो ये 3300 बना। समझे, ऐसे थोड़ा लॉजिकल सोचो, चीज़ें इतनी टफ नहीं है। ठीक है, बाकी याद रखना पड़ेगा, जैसे ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वैल्यू एडेड टैक्स हो तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो 3300 इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो 10% है तो परसेंट को नंबर में करेंगे तो 10/100 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, सो 0 0 कैंसिल, so therefore 3300 is equal to x plus 1/10 x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore 3300 is equal to 10x 10x plus 1x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, x किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10 के साथ, अपॉन 10। ठीक है, सो therefore 3300 10x plus 1x क्या होगा, 11x होगा, सो 11x अपॉन 10। ठीक है, सो तो therefore 3300 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये कैसे करेंगे, x को अकेला बनाना है, x को क्या बनाना है, अकेला, तो 10 डिवाइड में है तो सामने जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। आपको पता है ना कैसे अकेला x फाइंड, ये आप 7th में सीख के आए हो, अकेला कैसे बनाते हैं। ये देखो x है ना, इसको कैसे अकेला बनाओगे, जो साथ में 11 मल्टीप्लाई में वो कहाँ ले जाओगे, नीचे डिवाइड में, और जो डिवाइड 10 है कहाँ ले जाओगे, ऊपर मल्टीप्लाई में। सो डिवाइड 11 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो, तो कैसे कट शॉर्ट करेंगे, सो देखो यहाँ पे 11 1 जा, 11 3 जा और 2 0। ठीक है, सो देयरफॉर 300 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो 310 जा क्या होगा, 3000। ठीक है, सो 3000 रुपीज़। So therefore x is equal to rupees 3000. ठीक है, so find the price of the air cooler before VAT was, so the price of the air cooler before VAT was added is rupees 3000। ठीक है, मतलब वैट ऐड हुआ होगा तो उसकी प्राइस क्या रही होगी, 3000। मतलब यहाँ देखो वैट हो ना, तो ये इस तरह से करते हैं सॉल्व। एक्स सपोज कर लेने का, एक्स प्लस 10% एक्स, फिर ये इस तरह से सॉल्व करके आपको एक्स फाइंड कर लेने का। ठीक है, सो ये था आपका एग्जाम्पल 9। बच्चों अब यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.2 का पेज 125 का क्वेश्चन 1। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, सो आंसर देखो, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, मैन को 10% इंक्रीज मिला है उसकी सैलरी में। ठीक है, सो अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी, उसकी नई सैलरी 1,50,000 ओरिजिनल, सो लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, जैसे अभी वैट वाला किया ना, कुछ वैसा ही है, तो लेट ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज एक्स। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी एक्स है, टोटल सैलरी कितनी है, 1,54,000, इसकी अब सैलरी इतनी है, और इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, सो एक्स ओरिजिनल सैलरी है, और ये ओरिजिनल सैलरी पे कितना इंक्रीज मिला है, इंक्रीज का मतलब प्लस, तो कितना इंक्रीज मिला है, 10%, सो 10% ऑफ एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर 1,54,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10% है, सो 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो देयरफॉर 1,54,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/10 एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर 1,54,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1x जा x/10। ठीक है, 1,54,000, 10 को x से मल्टीप्लाई करो, सो x 10 जा या 10x जा x प्लस x/10। ठीक है,
एक्स 10 जा 10x जा प्लस x अपॉन 10. सो देयरफॉर 1,54,000 इज इक्वल टू 10x प्लस x क्या होगा 11x. ठीक है. सो 11x अपॉन 10. ठीक है. अच्छा, आप x को अकेला बनाओगे कैसे? 10 इसके साथ मल्टीप्लाई 11 नीचे. आपको याद आ रहा होगा अभी अभी मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी कराया था. ठीक है. देयरफॉर 1,54,000 x ये 10 है तो मल्टीप्लाई में आएगा और ये 11 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आएगा. ठीक है. अब कट शॉर्ट करो. देखो 11 1 जा 11. ठीक है. सो यहाँ पे भी करो. ये 15 है तो 11 1 जा 11. कितना बचा? 4 बचा ना. सो 11 4 जा 44 और 3 0 सेम टू सेम. ठीक है. मैंने 11 की टेबल लगाई 154 से. कैसे लगाई देखो, आपको अगर देखना हो तो देखो. इलेवन को 154 से लगाया मैंने. ठीक है. 11 1 जा 11. 4 बचा और ये 4 नीचे. सो 11 4 जा 44. ठीक है. सो 14 आया. तो यहाँ देखो 14 आया और मैंने 3 0 के 3 0 लगा दिए. सो देयरफॉर 14,000 मल्टीप्लाई 10. 14,000 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा? 1 0 बढ़ा दो. सो 14 1 2 3 4. ठीक है. सो x. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज़. x कितना आया? 1,40,000 रुपीज़. ठीक है. सो x की वैल्यू इतनी आई. अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2. ठीक है. सो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है बच्चों? अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू. संडे को 845 लोग जू में गए. ठीक है. ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट. और मंडे को सिर्फ इतने लोग गए. देखो संडे को इतने सारे लोग गए और मंडे को जू में सिर्फ इतने लोग गए. व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज? कितने लोग घटे जू में? कितने? परसेंटेज निकालो. परसेंट डिक्रीज. तो पहले तो आप डिक्रीज निकाल लो. सो डिक्रीज कैसे निकालोगे? आंसर तो देखो आपको क्या दिया हुआ है? 845 दिया हुआ है. ठीक है. आपको क्या दिया हुआ है? 845 दिया हुआ है. तो अब आपको क्या है? 845 दिया हुआ है और 169 है आपका जो है वो है कम हुआ. ठीक है. सो पहले डिक्रीज निकाल लो. सो डिक्रीज इज इक्वल टू 845 माइनस 169. भाई जो लोग घटे 845 संडे को गए, 169 खाली मंडे को गए, तो कितने घटे? सो माइनस करेंगे 845 में से 169. सो 15 में से 9 गए, 6 3 ये 7. तो 13 में से 6 गए, कितने हुए? 13 में से 6 गए 7 और 7 में से 1 गए 6. ठीक है. सो क्या हुआ आपका आंसर? 676. सो 676 रुपीज़ आया आपका. ये डिक्रीज हुआ. ठीक है. अच्छा, ये डिक्रीज हुआ. अब आपको परसेंट डिक्रीज निकालना है. ठीक है. सो परसेंट डिक्रीज कैसे निकालोगे? सो परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे परसेंट डिक्रीज? परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन टोटल इंटू 100%. ठीक है. ये फॉर्मूला है. सो डिक्रीज कितना है? 676. टोटल क्या है? 845 इंटू 100%. ठीक है. कट शॉर्ट करेंगे. अब कट शॉर्ट करेंगे 676 और 845 का. सो कट शॉर्ट करें 3 से लगाएंगे. ठीक है. पहले 3 से लगा के देखते हैं. नहीं, 3 से तो नहीं लगेगा. सो 2 ये 5 है, नीचे 5 है, इधर 6 है, 5 से भी नहीं लगेगा. 9 से देखते हैं. 9 9 जा 81 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से नहीं लग रहा है. ठीक है. हम सोचते हैं किससे लग. तो देखो यहाँ पे हम 5 से ट्राई कर लेते हैं. ठीक है. ये 845 ये 100 है तो 5 से बेस्ट. तो 5 से करते हैं. 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 बचा. सो 34, 5 6 जा 30, 4 बचा. 5 9 जा 45. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखो 5 2 जा 10,
और 0 का 0, ठीक है। अच्छा अब आप देखो 169 और 676, सो यहाँ 13 की टेबल लग जाएगी, ठीक है। 13 की टेबल, सो 13 1 जा 13, 3 बचा, ठीक है। 13 1 जा 13, 3 बचा, तो 13 3 जा 39, मतलब 13 13 जा 169 होता है। 13 13 जा 169, ये चीज़ आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी देखी थी। 13 की टेबल यहाँ लगाओ, 13 5 जा 65, 2 बचा, 13 2 जा 26, ठीक है। नहीं पाता हो तो आप साइड में डिवाइड करके देख लो। मैंने क्या किया, 13 की लगाई है, 13 1 जा 13, 3 बचा, 13 3 जा, यहाँ पे 13 5 जा 65, 2 बचा, 13 2 जा 26, ठीक है। 13 की टेबल में 52 कब आता है, सो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। 13 की टेबल आई होप आपको आती होगी, ठीक है। सो 13 4 जा 52, सो 420 जा 80%, सो कितना आया 80%, ठीक है। सो परसेंट डिक्रीज कितना हुआ 80%, ठीक है। सो चैप्टर ये थोड़ा सा हल्का टफ है, तो अभी देखो क्लास वर्क तो सारा अच्छे से करना ही है, मैं जो बोलती हूँ अच्छे से देख देख के करना ही है, अच्छे से सुन के सारा कंप्लीट करना है। एक एक चीज़ फॉर्मूला लिखवाती हूँ, एक्स्ट्रा सम्स जो भी। और यहाँ अभी आपको होमवर्क भी करना है। होमवर्क क्या करना है, होमवर्क में मैंने आज के क्लास वर्क में एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल जो भी कराए, एक्सरसाइज के सम्स कराए, एग्जाम्पल कराए, वो रिपीट करने हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम रिपीट के लिए क्यों दे रही है, गधा मजूरी क्यों करा रही है। गधा मजूरी नहीं करा रही हूँ, ये सम्स डिफ़िकल्ट हैं, 1-2 बारी करोगे तो ही आपको समझ आएंगे, ठीक है। सो आपको क्लास वर्क तो सारा करना है, सारा मतलब A to Z जो भी, पर होमवर्क में खाली जो भी आज मैंने एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल कराए ना, वही खाली रिपीट करने हैं, ठीक है। सो होमवर्क थोड़ा सा आज ज़्यादा है, इस चैप्टर में ज़्यादा होमवर्क की एक्सपेक्टेशन रखना क्योंकि चैप्टर टफ है, ठीक है। सो आज ही मैं यहाँ एंड करती हूँ मेरा लेक्चर। सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।